मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रफी। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब से हम बिल्कुल डिसिप्लिन में चलेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है ना। क्लास तो पहले भी रेगुलर थी, लेकिन अब हम बिल्कुल एक कायदे से लेंगे कि एक पैटर्न बने और एक डेली बेसिस प्रैक्टिस हो। तो मैंने आपको बताया था, मैथ्स के लिए आपको बताया था मैंने क्या, और ये मैं किसको रेफरेंस में रख के कर रहा हूं, केवीएस पीआरटी को। ठीक है। और मैथ्स में मैंने बताया था एमडब्ल्यूएफ, हम आपको कराएंगे एनसीईआरटी, और टीटीएस हम आपको कराएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और दोनों का ही मटेरियल मैं दूंगा। अब आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर मुझ पे यकीन है तो। सारा सिलेबस होने के बाद टेस्ट सीरीज करना और पूरे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी। मैथ में 20 में से 20 दिलाऊंगा जो इंटेलिजेंट है, जो एवरेज है उसको 16 से 18 की रेंज में। ठीक है। अब होगा क्या, एनसीईआरटी में तो मैं यही दिखा दिया करूंगा आपको क्वेश्चन, तो ये आपके होमवर्क। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होमवर्क मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला करूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में भी डाल दूंगा और पिछले वीडियो में भी डाल रखा है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले इतना थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट कर ले, और अगर आपकी संख्या बहुत ज्यादा हुई तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि आपको पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है, आपको हैरानी वाली बात बताता हूं, जो एल्जेब्रा एक वर्ड होता है ना, एल्जेब्रा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत आता है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व कर दूंगा, उसकी कोई तो वजह होगी। उसकी वजह, या कोई और भी कह सकता है, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उन लोगों का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे हो, लेकिन हम सीख सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट कहां से आए। तो बेसिक कंसेप्ट का अलजेब्रा का फाउंडेशन है पॉलिनोमियल। अगर आपने इसे चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि अलजेब्रा का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ। समझ आ रहा है? चलो, यकीन आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एक बार और बता देता हूं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सबसे पहले फॉर्मूला आया कहां से, ये भी समझना होता है। तो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ए की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। फिर बी की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से बने, शुरुआती स्टेज ये है। फिर फॉर्मूले बनाने का एक नया और तरीका होता है, जिसे कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम। ये ना तो केवीएस पीआरटी वालों के लिए जरूरी है, और ना ही मैं बनाऊंगा। हालांकि मुझे बहुत डिटेल में आता है, क्योंकि क्लास 11 मैथमेटिक्स का पार्ट है, और आप में से भी बहुतों को आता होगा, लेकिन हमारा काम इतने से चल जाएगा। अब आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बहुपद एक पद वाले, एक चर वाले। ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसे देखो, कोमा देखते रहना, ये एक अकेला बहुपद है, ये एक अकेला बहुपद है, एक अकेला एक। सब में कितनी कितनी टर्म आ रही है, एक ही टर्म आ रही है, चाहे एक्स की आए, चाहे वाई की आए, चाहे जेड की आए। आपने लिख लिया 2z, तो इसे भी कहा जाएगा पॉलिनोमियल। और ये एक पद वाला है, वन वेरिएबल वाला। अब वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि 2z की जो वैल्यू है ना, वो आपको नहीं पता। क्योंकि अगर z की वैल्यू 1 हुई, तो ये 2 1 z 2 हो सकता है। और z की वैल्यू अगर 1 लाख हुई, तो ये 2 इंटू 1 लाख 2 लाख हो सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो।
सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई। अब कई बच्चे यही नहीं समझ रहे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, और प्राइमरी टीचर के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो फाउंडेशन वाला क्वेश्चन होगा कि आपको फाउंडेशन कंसेप्ट का कितना नॉलेज है, ठीक है ना। तो चलो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बताई जाती है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के लिए दो कंडीशन बता रखी है इन्होंने। नंबर 1, ऑल पावर्स मस्ट बी पॉजिटिव, कि हिंदी में सभी घातें घनात्मक होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा x² + 3x, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, दोनों पावर पॉजिटिव है तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूं x² / 1/x, इस 1/x को ऊपर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x² + x⁻⁻1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि सारी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसकी दूसरी कंडीशन जो है ये है कि ऑल पावर्स मस्ट बी इन पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब है, x², x³ x⁴ ये सब इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव वाले, मतलब नंबर है जिनकी संख्या प्लस में है, माइनस में नहीं है, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगर मैं इस तरीके से लिख देता x² + √x, √x को लिखेंगे x⁻1/2, इन दोनों की पावर पॉजिटिव है, आप कहोगे हाँ पॉजिटिव है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2, और मैंने कहा था ये इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर, या तो 2 हो या 3 हो, 2.5 नहीं चलेगा। तो ये दूसरी कंडीशन फॉल कर रहा है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल की, बहुपद की बेसिक कंडीशन समझ आई। क्या है कि सारी घातें पॉजिटिव होनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, आपकी जो घात है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 को डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0.5। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब एक आता है कोफिशिएंट, अच्छा, और आता है टर्म को कहते हैं पद, कोफिशिएंट को कहते हैं गुणांक, इसे कहते हैं शून्य बहुपद। टर्म किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, ओहो, जैसे मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या है, x² + 2x, इसमें एक तो x² है, एक 2x है, तो ये दोनों टर्म हो गए। इसके टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। और कौन, एक x² और एक 2x। कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, एक x² और एक 2x। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसमें 4 पद है, एक x³ है, एक x² है, एक 4x है और एक 7 है। समझ आ रहा है? चलो इसके आगे ये देखो लाइन लिखी हुई है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों लिखा है, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता x³ + x² + y + 7, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, यानी कि बहुपद जिसमें 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। और अगर मैं इसमें टर्म पूछ लूं तो कितनी है, 7। कितनी है, 7। समझ आया? चलो अब ये गुणांक किसे कहते हैं समझने की कोशिश करना, बहुत मजेदार सेशन है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। जिसका मैथ थोड़ा भी वीक है उसको बहुत मदद मिलेगी, नो डाउट। ठीक है, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ले लेता हूं, इसमें टर्म 2 थी, एक तो x² थी और एक क्या थी, 2x। तो इधर देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, 1, और यहां x का गुणांक क्या है, 2। तो गुणांक कुछ नहीं होता, आगे वाला नंबर होता है जस्ट। तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो आ गया 1, कोफिशिएंट ऑफ x तो आ गया 2। इसी तरीके से ये वाले एक्सप्रेशन को देखो जिससे मैंने ये लिखा था,
इसमें कितने टर्म है 4, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया -1। याद रखना ये जो साइन होता है ये इसके कोफिशिएंट का होता है, एक्स स्क्वायर का नहीं होता। इस x का कोफिशिएंट क्या आ गया 4 और 7 तो 7 है और इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। हालांकि हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणा x की पावर 0, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट 7, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगा 1, क्योंकि किसी की भी घात 0 होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं बच्चों 1 लिखते हैं। ये सब समझ आया? एक एक पॉइंट का बेसिक क्लियर करता जा रहा हूं, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है देखो, 2 इज अ पॉलिनोमियल, इनफैक्ट 2 माइनस कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझो क्यों? क्योंकि 2 को मैं लिख सकता था 2 के साथ x की पावर 0, या 2 के साथ y की पावर 0, या 2 के साथ z की पावर 2 के साथ t की पावर 0, क्योंकि इन सब का किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा उसे क्या कहेंगे शून्य, जीरो पॉलिनोमियल। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं। हम जनरली करते क्या है, कंसेप्ट को तो पढ़ते नहीं है, फिर क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसको देखो क्या कह रहा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। देखो एक्सपोनेंट मतलब पावर समझ लो। वो कह रहे 1/x को ऊपर लाएंगे तो -x। कह रहा था एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के एक्सपोनेंट क्या है -1। इट इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ये तो अभी हमने बताई थी कंडीशन कि पॉलिनोमियल होने के लिए बेसिक कंडीशन है कि पावर्स पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अगला आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं घात। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये चेक करो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसकी पावर 5 है, इसकी 4 है, तो हमारा वाला तो सही हो गया। क्या? क्योंकि हमने कहा था कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और बटे में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी सर कर रहा है। चलो अब इसकी डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री का मतलब कुछ नहीं होता, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात क्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो डिग्री 5। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 8, तो डिग्री 8। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर पहले तो टो है, मान लो ये पापा है, ये मम्मी है, ये बच्चा है। हर जगह कभी भी किसी रिलेटिव के वहां जाते हैं पहले पापा एंट्री करता है, फिर मम्मी, फिर बच्चा। इत्तेफाक से इस बार बच्चे को आगे रख दिया, फिर मम्मी खड़ी हो गई, फिर पापा। तो क्या ये पापा बन जाएगा? नहीं ना, पापा वही रहेगा, है ना। मजेदार। चलो ये शून्य बहुपद बता चुके, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, देखना है। मैं तो सारा कवर करा चुका हूं। एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। सबसे पहला तो ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो दिक्कत यही होती है ऑनलाइन में और यूट्यूब में स्पेशली, क्या कि हम फीडबैक नहीं ले सकते। फीडबैक का मतलब ऐसा होता है कि मानो मैं आपसे, फीडबैक का मतलब ये होता है कि मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ये क्वेश्चन आपको करने, और उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, जिससे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूं। कह रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा है कि नहीं है और रीजन बताऊंगा। इसमें घात प्लस है, बटे में नहीं है, सही है, तो लिखोगे यस ये है। इसमें घात, अब देखो बच्चे कहीं कहेंगे सर √2 की पावर भी तो 1/2 है, और आपने कहा था पावर 1/2 होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं बच्चा, मैंने वेरिएबल की पावर कहा था, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी। तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पे देखो t की पावर आ गई 1/2, और मैंने कहा था वेरिएबल की पावर अगर बटे में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन लिखोगे बिकॉज द पावर इज नॉट अ होल नंबर, ओके ना। ये y की पावर 1 ऊपर जाके y की पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल
नहीं है, समझे। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था इन वन वेरिएबल, एक पद में, यहां तो 3 वेरिएबल आ गए, एक एक्स और एक वाई और एक टी, तो लिखोगे नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो रहा पेज 9 के हिसाब से, लेकिन आप तो कंसेप्ट सीख रहे हो ना, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है विद 3 वेरिएबल। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है, बच्चे सोचते 2 आ रहा है, नहीं बच्चा, ये 2 अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है और एक्स अलग है। तो इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है +1। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है -1। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है π/2। यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर है नहीं तो हम कह सकते थे कि उसका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि 0 ने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके गायब कर दिया। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। समझ आ गया बच्चों, हो ही नहीं सकता, समझना है। सीखने के लिए देख रहे हो तो समझ जरूर आएगा। और ये बहुत गोल्डन चांस है, सारी एनसीईआरटी कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। आगे गिव एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल। सबसे कह रहे बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है, एक्स एक्स और डिग्री क्या है 35। तो डिग्री 35 का मतलब है किसी की पावर 35 रख दो, प्लस लिखना है प्लस लिख लो, इसकी पावर कुछ भी रखो, 35 से ज्यादा मत रखना, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ कर लो। मोनोमियल मतलब अकेला जिसकी डिग्री क्या है 100, आगे 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 500 लिख दो, चलेगा। इधर पूछ रहा है डिग्री, और डिग्री में बता चुका था क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पावर। अगर आप ये तरीका सीख गए ना कि अगर आप एनसीईआरटी से मैथ सीख के, कंसेप्ट सीख के फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आओगे, मैं कह रहा हूं आधी दुकानें बंद हो जाएगी जो कंपटीशन के एग्जाम की मैथ की चल रही है। आधी आधी नहीं, ज्यादा ही बंद हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्ट सब सीख जाएंगे ना, फिर लोगों को बस क्वेश्चन चाहिए होंगे और एक जना चाहिए होगा जो उन क्वेश्चनों को जो अटके वो बता सके, और वैसे जने तो बहुत है, ठीक है ना। अभी कोचिंग फिलहाल इस वजह से ली जाती है कि बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं पता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलो, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 0, क्योंकि वो है ही नहीं। चलो, अब हमारे पास एक और चीज आ गया, डिग्री नेम। डिग्री के हिसाब से हमने कुछ नाम दे दिए। जिसकी डिग्री 1 होगी उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 4 होगी उसे कहती है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हिंदी में देखा जाए तो डिग्री 1 वालों को कहा रैखिक समीकरण, इसे कहा द्विघात समीकरण, इसे कहा त्रिघात समीकरण, इसे चतुर्घात समीकरण। समझ आया। चलो, क्यूबिक तक ही आपके कोर्स में क्लास 10th में बाय क्वाड्रेटिक आती है। इसकी डिग्री क्या है बच्चों 2, तो कौन सी इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है 3, तो कौन सी हो गई क्यूबिक इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है 2, तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है 1, तो क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है 1, तो क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है 2, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया। चलो, अब एक टर्म आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, ये इतना आसान टॉपिक है ना शून्यक बहुपद का, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आप ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि इससे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कितनी, मतलब एसएससी ले लो या DSSS भी ले लो, केवीएस, आप सब ने एक चीज सुना होगा जिसका नाम होता है रिमाइंडर थ्योरम। उस पे ऐसा कोई साल नहीं है जब एसएससी में कोई क्वेश्चन ना आए मैथ्स में, ऐसा कोई साल नहीं है DSSS में पेपर में क्वेश्चन ना आए। और आपको हैरानी होगी,
रिमाइंडर थ्योरम का फादर कह लो, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल है। जिन्होंने भी रिमाइंडर थ्योरम बनाई है, जिन्होंने भी रिमाइंडर थ्योरम बनाई थी, उन्होंने इसी से इंस्पिरेशन लेके बनाया था। तो चलो समझ लेते हैं हम भी क्या है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px। अब कई बच्चे, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं तो वो यही कहते हैं, सर ये आपने px क्यों लिख दिया? ये इसका नाम है बच्चों, बस नाम। जैसे आप, मेरा एक नाम है, आपका भी कोई नाम है, इसका भी नाम है, बस, ठीक है ना। अब px क्या होता है? सॉरी, px लिख दिया, हम लिख सकते किसी पॉलिनोमियल को। जैसे मैंने लिख दिया px इक्वल टू x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, बहुपद है। अब इस बहुपद में अगर आप ध्यान से देखो, मैं x की जगह 0 रख देता हूं। क्या रख देता हूं? 0। तो सॉरी, x की जगह -2 रख देता हूं। क्या रख देता हूं? -2। तो p ऐसे लिख देते हैं कि x की जगह -2 रखा है, ये नाम है बस, इसका कुछ नहीं करना। x की जगह -2 प्लस 2। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि हमने क्या देखा कि x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 पे ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू -2 पे ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए x इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ px। समझ आया? तो कुछ नहीं है, शून्य बहुपद का वह वैल्यू होती है, या वह मान होता है जिसपे बहुपद की मान शून्य हो जाता है। जैसे अब ये px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अगर मैं x की जगह -2 रख देता हूं, तो ये तो बस नाम है, इसका कुछ नहीं करना। -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, 4 - 4 यानी कि 0। यानी कि -2 पे कितना हो गया? ये 0 हो गया। कितना हो गया? 0। तो -2 इस बहुपद का शून्यक है। तो सबसे पहला काम 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर शून्य बहुपद का क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द शून्य ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। दूसरा काम भी है आपके पास। दूसरा काम क्या है बताऊं? दूसरा काम आपके पास ये है कि अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकलता कैसे है। किसी भी बहुपद का शून्यक निकलता कैसे है? किसी भी बहुपद का शून्यक निकलता कैसे है? चलो वो भी सिखा देते हैं। सब कुछ सिखाऊंगा, एक एक चीज। लेकिन बात वही है, अब मैं सिरे से चल रहा हूं, अगर आप में से कोई सिरे से नहीं चला तो उसका एक ही इलाज है, पेड कोर्स ले और जिंदगी भर धक्के खाते रहे। क्योंकि जो फ्री वाले की कदर नहीं कर रहा, वो पेड कोर्स की कैसे करेगा? ठीक है ना। आपको लग रहा है कि पेड कोर्स की कदर होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पढ़ने वाले कहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, अब मानो कोई भी, जैसे पहले मैंने इसको माना था x प्लस 2। अब ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि x की जगह -2 रखते ही 0 हो जाएगा। लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड 0, हाउ टू फाइंड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी बहुपद, मेरी हिंदी लिखना बहुत बेकार है, किसी राइटिंग की बात नहीं कर रहा, किसी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करें? किसी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करें? जैसे इसी को ले लेते हैं पहले बहुपद। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसको 0 के इक्वल कर देना है, और यहां से जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा शून्यक होगा। सही है। जैसे दूसरा एक्सप्रेशन देख लो, इसका भी शून्य ज्ञात करना है, तो इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो x की वैल्यू आ गई -2। क्या आ गई? -2। और हम प्रूफ कर चुके थे कि -2 पे 0 होगा। समझ आया? ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि मैं x की जगह 0 रख के देखूं। रखो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। आपने क्या देखा? यार ये तो 0 पे भी आ गया। अब आपने इसको पकड़ा कि भाई यहां भी तो रख के देखूं, ये नहीं आया। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है कि x इक्वल टू 0 में सभी का शून्य का आएगा, लेकिन इसका तो आया है ना। यानी कि हमने यहां से क्या देखा कि जो बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x,
इसके दो शून्यक है। कितने शून्यक है? दो, -2 और 0। ये आपको आश्चर्यचकित हो गया। तो अब मैं बता देता हूं एक लाइन, और उससे बहुत कंपटीशन आते हैं कि याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। हिंदी में शून्यकों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बच्चे याद कर रहे हैं कंपटीशन के एग्जाम के लिए से, और मैंने आपको समझा दिया बच्चों की तरह। शून्यकों की संख्या बराबर डिग्री ऑफ बहुपद। कहां गई हमारा शीट? ये रही। तो हमने क्या देखा, इसकी डिग्री कितनी थी? 2। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके दो शून्यक होंगे। समझे? बस अब आपको करना क्या है, आपको शून्यक निकालना सीखना है। शून्यक निकालना सीखना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा -2 और 2 इसके जीरो है कि नहीं है इसके। तो पहले -2 रख के देख लो, एक बार +2 रख के देख लो। तो किस में 0 आ रहा है? इस वाले में, यानी कि आप लिखोगे -2 इसका 0 है। कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करो। तो मैंने कहा था शून्य ज्ञात करने के लिए इसको ही 0 के इक्वल कर दो। आपको शून्य निकालने के बाद पता क्या सोचना है? आपको यह सोचना है कि इसकी घात 1 थी, मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1। तो सर ने यह कहा था कि जिसकी जितनी डिग्री होगी उतनी शून्य होंगे, तो इसका यही शून्य होगा, तो दूसरा नहीं होगा कोई। समझ आ रहा है? गुड। चलो एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले तो यही चेक करना है कि शून्य है कि नहीं है, मतलब वैल्यू पता करनी है। 0 रख दो इसकी जगह। 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर +3, तो 3 आ गया। अब -1 रख दो। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर +3, तो -5 -4 +3 दैट इज -6। इसे भी रख दो। 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, 10 4 2 दूनी 4 चौक 16 +3 -6 +3 दैट इज -3। समझे? एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? सारे ये वही है। अब मैं ये अलग कराता हूं। 4th, 2nd और 3rd आपका होमवर्क है। तो वेडनेसडे को हमारी जो क्लास होगी उससे पहले आप कर लेना। नहीं हो तो मेरे को, मैंने बता रखा है Ravi 840@gmail.com, इसमें मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कह रहा है इन सबके जीरोस फाइंड आउट करो। तो मैंने कहा था जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इन्हीं को 0 के इक्वल कर देंगे। तो -5 इसी को 0 के इक्वल कर देंगे, तो +5 इसी को 0 के इक्वल कर देंगे, इसी को 0 के इक्वल कर देंगे। देखो इस इंफॉर्मेशन का ना बहुत बड़ा रोल होता है, इस इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन समझने वाली बात है। मैं बता देता हूं क्या रोल होता है। ये कह रहा है ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? अगर ए की वैल्यू को, जैसे ये एक्सप्रेशन है px = ax, और मैंने मान ही लिया कि ए की वैल्यू 0 है, तो px बराबर 0, तो 0 तो ये यानी कि px खुद ही 0 है। अगर px खुद ही 0 है तो, अगर px खुद ही 0 है तो x की जगह आप कुछ भी रखो वो 0 ही आएगा। इसीलिए उसने कंडीशन मेंशन कर दी कि हमारा वो वाली वैल्यू यानी कि a वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a कांट भी 0। जैसे यहां आ जाओ, अब देखो यहां से ढंग से देखो, नीचे क्या है c, उसने यहां कह दिया c कांट भी 0। इन स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो। जब हम आपके बराबर या आपसे भी छोटे थे तो हमें ये इंफॉर्मेशन से डर लगता था
लेकिन जब हमने ये इन्फॉर्मेशन सीख ली ना, तब हमें इतनी प्यारी लगने लगी कि इमेजिन नहीं जिसकी कोई बात। अब सुनना, अगर c जीरो हो जाता क्या होता, x की वैल्यू माइनस डी बाई सी, और c अगर जीरो हो जाता तो x बराबर माइनस डी बाई जीरो। और आपको पता होना चाहिए जिसके भी नीचे जीरो आता है उसे नॉट डिफाइन कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए क्वेश्चन वाले ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि c जीरो नहीं हो सकता। याद करो मैंने अभी क्या बताया था, इसे कहते हैं शेषफल थ्योरम, शेषफल परिमेय। मैंने क्या कहा था, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने टॉपिक? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, वो फाउंडेशन है, वो बेसिक है किसका? रिमाइंडर थ्योरम का। चलो अब रिमाइंडर थ्योरम भी बता देते हैं। और ऐसा कोई पेपर नहीं है एसएससी का, किसी साल का उठा दो, एसएससी छोड़ो, यूपीएससी में सी सेट में आता है इसका क्वेश्चन, और छोड़ो कहीं पे भी जहां एल्जेब्रा यूज होता होगा ना, वहां पे हमेशा इसका क्वेश्चन आता है। और 9th-10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। अच्छा, ओहो, सोचा नहीं था कभी इतनी मेहनत हम करेंगे किसी के लिए, लेकिन अब चल रहा है तो कारवा चलने दो। ठीक है, देखो जैसे ये है, x से भाग किया 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर तो 2x क्यूब, ठीक है, कट गया। फिर x स्क्वायर, x, फिर x 1, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मुझे बताओ, ये जीरो है, जीरो कट गया ना, यहां इसका रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। यहां इसका रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। आपको पता, रिमाइंडर निकालने का सबसे पहले वाला तरीका यही था जो अभी हम कर रहे हैं, भाग करके। शेषफल निकालने का बस यही एक तरीका था जो हम कर रहे हैं, भाग करके। लेकिन मैंने कहा ना, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट एक खुला यूनिवर्स है, वहां आप क्रिएटिविटी नई लॉन्च भी कर सकते हो, कोई पुरानी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और चाहो तो कोई नई चीज भी पता लगा सकते हो। ठीक है ना? तो यही ऐसा खेल हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम ने हमें ये टूल दे दिया, रिमाइंडर थ्योरम ने शेषफल परिमेय ने हमें ये औजार दे दिया कि आपको भाग करना ही नहीं है, आपको भाग करना ही नहीं है, और आप डायरेक्टली क्या बता दोगे? रिमाइंडर। और पता है, हम कहते हैं ना, दूसरे की मेहनत में कभी मजा नहीं आता। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी के बेटी की शादी में गए, ऐसा कोई इंसान नहीं है ना जो ये चाहेगा मेरी बेटी की शादी या जो पैसा लगा रहा है, खाना बना रहा है, वो बेकार जाए या कोई भी कमी रहे। लेकिन हम हमेशा कमी निकालते हैं। और वहीं अगर हमारे घर में हमारी बहन बेटी की शादी हो, तब हमें लगता है कि जो कमी निकाल रहा है उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि दूसरे की कदर कोई नहीं करता। मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूं, सुनने की कोशिश करना कि रिमाइंडर थ्योरम इतना लाजवाब वो है ना। अगर कोई भी थ्योरम आए, चाहे मैथ आए, साइंस आए, पेडागोगी आए, पता है आप लोग सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ो। अब खुद सोचो ना कि रिमाइंडर थ्योरम हमें कितना काम आसान कर रही है, कि आपको भाग करना ही नहीं पड़ रहा है। यू नीड नॉट टू डिवाइड, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अब आप इतना भी नहीं कर सकते तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूबो। चुल्लू किसे कहते हैं पता होना चाहिए, ठीक है ना? अब ये कैसे होगा ये बताते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है। रिमाइंडर शेषफल थ्योरम ये बताती है कि आप बिना भाग करे शेषफल बता सकते हो कि रिमाइंडर कितना होगा। और आप इससे एक बात और कंक्लूड कर सकते हो कि जिसका भी रिमाइंडर जीरो होता है, जिस डिवाइड में रिमाइंडर जीरो होता है, जैसे यहां रिमाइंडर जीरो आया था, यानी कि x इसको पूरा भाग कर देगा। जैसे एक एग्जांपल 3/15, रिमाइंडर जीरो है, तो रिमाइंडर जीरो होने का मतलब यह होता है कि जिससे भाग कर रहे हैं वो फैक्टर होगा इसका, जिससे भाग कर रहे हैं वो फैक्टर होगा इसका, गुणज होगा। मतलब इसके पहाड़े में 3 के पहाड़े में 15 आता ही होगा। ये भी समझ आ रहा है? तो रिमाइंडर थ्योरम के दो काम है बेसिकली। पहला तो रिमाइंडर फाइंड करना है,
रिमाइंडर फाइंड विदाउट डिवीजन, यानी कि बिना भाग करे डिवीजर, बिना भाग करे रिमाइंडर बता देगा। दूसरा तरीका टू फाइंड फैक्टर, ये सिर्फ यस या नो, कि वो ये भी बता देगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। जैसे 3 15 का फैक्टर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई? यही चीज आपने समझनी है। चलो ये रहा। अब जैसे x प्लस 1 से भाग करना है किसको? 3x² प्लस x माइनस 1। इसे थोड़ा सा सीख लो। 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिखा जा सकता है, इसको भी 3x² प्लस x माइनस 1। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, सबसे थोड़ा सा। उसके बाद अब आपको पूछ रहा है डिवाइड करो, ठीक है ना? डिवीजन मैं सिखा देता हूं, और मैंने डिवीजन के लिए कम से कम 2 या 3 वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक डालूंगा। जिसको भी डिवीजन में थोड़ी भी दिक्कत हो, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है उन वीडियो को देखना। उसके बाद पूरी दुनिया में से कहीं से भी अलजेब्रा का डिवीजन उठाना, गूगल कहां से उठा सकते हो, और फिर करना। और नहीं हो तो सीधा मुझे भेजना कि सर ये वाला नहीं हो रहा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है ना? चलो, फिर भी भाग करना है तो x को किससे गुणा करूं? 3x² आ जाए 3x से। कैसे पता लगता है? 3x² को ऊपर रखते हैं, इस x को नीचे रखते हैं, कटेगा तो क्या बचा? 3x। पहले को पहले से गुणा करोगे तो वही आएगा, फिर 1 को 3x से करोगे तो 3x आएगा। माइनस माइनस ये कट गया तो -4x नहीं, माइनस और प्लस माइनस 3 में से एक गया 2, -2x -1। इसको इससे करोगे तो -2। कैसे? -2x और नीचे रखते हैं ये पहले वाला x, -2। पहले वाला तो ऐसे आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से -2, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये कट गया, यहां बच गया 1। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या लिखा है तो पता होगा ना? इस अंदर वाले को कहते हैं डिविडेंड। इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं कोशंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है ना? जैसे कि मैं 3 15 5 15 0, क्या हो गया ये? डिवाइजर, डिविडेंड, कोशंट, रिमाइंडर। तो मैं 15 को ऐसे लिख सकता था, 3 गुणा 5 जमा 0, 3 पंजे 15 जमा 0। अब कोई बच्चे कहेंगे 0 करना क्यों है? तो इसलिए करना है बच्चों। अब 16 को लिखा जाएगा 3 गुणा 5 जमा 1। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन जब इस फॉर्मेट में लिखा होता है तो हम डर जाते हैं। और आपको एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात बताऊं, जितने तुर्रम खास सीटेट की मैथ पढ़ा रहे हैं ना भाई, मैं कह रहा हूं आपका आधा पैसा बच जाएगा, आधा समय बच जाएगा। सीटेट में ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, अनगिनत बार पूछा गया है, अनगिनत बार। समझे? तो सीटेट के लिए तो रामबाण है, सीटेट के लिए तो रामबाण है कि सीटेट के लिए तो रामबाण है कि सीटेट के लिए तो रामबाण है कि आप लोग एनसीईआरटी करके जाओ। ठीक है ना? किसी की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए, ठीक है, और साइंस के लिए। चलो, देखो ये x है, 3x की 4 है, तो 3x की 4 को ऊपर रखा नीचे x को, क्या बचा? x की पावर 3, तो क्या आ गया? 3x की 3।
इसकी इससे गुणा करो तो पहला यही आता है, फिर 1 की गुणा करोगे तो -3x3 माइनस प्लस कट गया, 4 में से 3 गया 1, -x3 -3x -1, तो -x², -x³ x² तो यहां है नहीं, इसको अलग लिखो, प्लस इसका साइन भी x² -3x -1, फिर x से x², फिर 1 को भी x से गुणा करोगे -x -2x -1, तो -2x सॉरी हाँ -2x प्लस 2, ओह मैंने गलत कर दिया क्या? ओह ये गलती कर दी ना, देखो कैसे हो जाता है, x -1, कहाँ गलती हो गई? वो एक्चुअल में मेरा फोन वाइब्रेट करा, मेरा जरा सा ध्यान उधर चला गया। यहाँ करते ताकि आप सबको किसी को ना लगे कि ये देख के कर रहा है, ठीक है ना। थ्री एक्स की 4 माइनस 4x3 -3x -1, ये हो जाएगा 3x³ तो क्या हो जाएगा 3x4 -3x³ माइनस प्लस, तो ये तो कट जाएगा, वो बच जाएगा -x³ -3x -1, फिर ये हो जाएगा -x² से -x³ प्लस x² -3x -x² -x -1। मैंने क्या कहा था, इसे चेंज कर दो, x² को आगे लिख दो -x² -3x -1। अब कई लोग सोचते हैं आगे पीछे करने से साइन चेंज होता है, साइन चेंज आगे पीछे करने से नहीं होते, साइन चेंज होता है किससे, आपका इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट करने से, ठीक है ना। ये होगा -x, तो क्या आ जाएगा -4x -1 -4x प्लस, समझे। तो यहां तक आपको करके रखना है। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।